जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़ेदार होंगे। आइए चलते हैं एक नए सेशन में, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे एसएससी जीडी 2024 के लिए। इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करिए और पेपर में आप अच्छा अपना स्कोर कवर करना। चलते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? यानी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में पड़ा था? संयुक्त प्रांत में, या फिर बरार में, या फिर बंगाल में, या फिर कश्मीर में? तो जो स्वदेशी आंदोलन था, बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो इसका जो सबसे अधिक प्रभाव था वो पड़ा था बंगाल में। कहाँ पर पड़ा था? तो बताएंगे बंगाल में पड़ा था। यानी बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यानी विश्व का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो किस देश का है, ये आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फिर नीदरलैंड का, या फिर दक्षिण अफ्रीका का, या फिर भारत का? देखिए, जो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है, वो है भारत का। किसका है? तो अपने भारत का है लिखित संविधान। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कौन सी है? अनाईमुडी है, या फिर दोडा बेटा है, या फिर अरमाकोंडा है, या फिर महेंद्रगिरी है? तो जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है उसका नाम है दोडा बेटा। पहली पर कौन सी है? पहली पर अनाईमुडी है। दूसरी पर कौन सी है? तो दोडा बेटा है। ठीक, दोडा बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? जो गरुड़ युद्ध शक्ति अभ्यास हुआ था वो किन दो देशों के मध्य हुआ था? इंडोनेशिया और भारत के मध्य, या फिर भारत और श्रीलंका के मध्य, या फिर भारत और अमेरिका के मध्य, या फिर भारत और नेपाल के मध्य? देखो, जो आपका क्या हुआ है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, ये हुआ था आपका किसके किसके मध्य? तो बताएंगे इंडोनेशिया और भारत के मध्य हुआ था। यानी इंडोनेशिया और भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सागा दावा के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर असम में? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सिक्किम में इसे सागा दावा के नाम से जाना जाता है। यानी सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? यानी कौन से एक क्रिकेटर नहीं है, ये आपको बताना है। साइना नेहवाल नहीं है, या फिर जवागल श्रीनाथ नहीं है, या फिर राहुल द्रविड़ नहीं है, या फिर सचिन तेंदुलकर? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगी बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगी। ठीक, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? यहाँ आगे लिखा है कि रचना की थी। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड ने, या फिर मंगलेश की, या फिर विक्रमादित्य की, या फिर कीर्तिवर्मन की? ठीक है, तो इनमें बताएंगे जो रवि कीर्ति थे इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की। किसकी? तो बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर असम? देखो, जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका असम का है। कहाँ का है? तो बताएंगे असम का है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं, कितने? 29 अंक हैं, तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 32वें अंक पर, या फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा, या फिर 31वें अंक पर, या फिर 30वें अंक पर? तो किस अंक पर जीतेगा? तो बताएंगे 30वें अंक पर जीत जाएगा। यानी 30वां अंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, कार्य कहलाता है। जो सरकार का हस्तक्षेप हो, जो मांग का विस्तार करने के लिए हो या फिर कम करने के लिए, वो कौन सा कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण या फिर कस्टमाइजेशन या फिर आरंभ या फिर निर्माण। तो उसे कहते हैं हम स्थिरीकरण। क्या कहते हैं? स्थिरीकरण कहते हैं। यानी स्थिरीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है वो होता है हमारा बेरियम सल्फेट का। किसका होता है? तो बताएंगे बेरियम सल्फेट का होता है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? किस फसल से? यहाँ पर हमारा बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन इत्यादि बनाए जाते हैं। जूट से या फिर केले से या फिर ताड़ से या फिर नारियल से। तो ये सब किससे बनाए जाते हैं? तो बताएंगे जूट से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाएंगे? तो आप बताएंगे जूट से बनाए जाएंगे। यानी जूट आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए, आवाम से आवाम के लिए का संबंध किस राज्य से है? यह किस राज्य में है? दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो यह किस राज्य में है? तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। यानी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो, कब तक? जब तक भंग न हो लोकसभा, उसका कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से तक होता है। कब तक होता है? 6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। तो देखो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? तो बताएंगे 5 वर्ष तक। यानी 5 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है, कौन सा ऐसा कारण है? प्रकृति में दुर्लभता या फिर प्रशुल्कों या फिर पसंदानुसार माल, जो निर्मित माल होता है उसके लिए या फिर उच्चतर गुणवत्ता के लिए। देखो ये जो हमारा क्या दिया गया है, आयातित सामान, ये अधिक महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रशुल्कों के कारण। यानी प्रशुल्क जो होते हैं अधिक होता है, तो भाई मांग जो सामान होगा वो अधिक महंगा हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर प्रशुल्कों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? यानी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से किसका संबंध नहीं है? बैंक सेवाएं का या फिर डेयरी का या फिर वानिकी का या फिर मत्स्य का, किसका संबंध नहीं है? तो इसमें से बताएंगे आपका बैंक सेवाओं से। किसका? बैंक सेवाएं। बैंक सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं? तो बैंक बताएंगे बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं। किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। जितने भी सेवाएं होती हैं वो सब हमारे 3rd सेक्टर में आती हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, लू किस ऋतु की विशेषता है? यानी जो लू होती है वो किस ऋतु में आती है? यानी किस ऋतु की विशेषता ये है, आपसे पूछा जा रहा है। पतझड़ की या फिर किसकी? पतझड़ की या फिर शीत ऋतु की या फिर बसंत की या फिर ग्रीष्म ऋतु की। देखो लू कब आता है? लू कब तक आता है? तो ये आता है हमारा ग्रीष्म ऋतु में। कब? ग्रीष्म ऋतु में। जब गर्मियाँ होती हैं तभी तो लू चलता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, स्टार्टअप इंडिया को के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। किसके अंतर्गत लॉन्च किया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत या फिर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो देखिए जो स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत? तो बताएंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। किसके? तो बताएंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। यानी जब 2011 में जनगणना हुई थी तो हमारी जो भारत में साक्षरता दर थी वो कितनी हुई थी। 88.23% या फिर 74.04% या फिर 69.90% या फिर 65.27%। तो ये कितनी हुई थी तो बताएंगे आप 74.04%। कितनी 74.04%। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए। किशोरों को 6 या फिर 3 या फिर 1 या फिर 2। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया है। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।